मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। सुस्वागतम बच्चों, आप देख पा रहे हैं इतिहास और नागरिक शास्त्र कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं कक्षा छठी में। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास यानी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज का पाठ 8वां पाठ मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य भाग 2 यानी स्टेट्स आफ्टर द मौर्य एम्पायर पार्ट 2 की बात करेंगे। तो बच्चों, मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इस मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य भाग 2 स्टेट्स आफ्टर द मौर्य एम्पायर पार्ट 2। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य भाग 2 यानी स्टेट्स आफ्टर द मौर्य एम्पायर पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। बच्चों, थोड़ा सा आपको हम रिवाइज करेंगे पार्ट 1 से, यानी मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था। थोड़ा सा हम आपको क्विक लुक अर्थात एक थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन देख लेते हैं। तो बच्चों, हम आपको याद दिलाएं, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था शुंग वंश, इंडो यूनानी राजा, कुषाण राजा। यस बच्चों, हम आपको याद दिलाएं। यस, तो पॉइंटर की मदद से आप समझ सकते हैं शुंग वंश के बारे में, इंडो यूनानी राजा के बारे में और कुषाण राजाओं के बारे में हमने पार्ट 1 में अध्ययन किया था। यस बच्चों, आज हम गुप्त वंश की बात करेंगे, यानी पार्ट 2 में बच्चों हम गुप्त वंश वंश के बारे में विस्तार से देखने वाले हैं। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो यस बच्चों, थोड़ा सा पुनरावलोकन करेंगे भाग 1 से। बच्चों, हमने बात की थी गुप्त वंश की, द शुंगा डायनेस्टी की बात की थी, शुंग वंश की बात की थी। सम्राट अशोक के पश्चात मौर्य सत्ता की सामर्थ्य कम होती गई, हमने बात की थी। ये शुंग एम्पायर की अगर बात करें, राइट, तो आपको ध्यान रखना हम शुंग एम्पायर की बात हम कर रहे हैं रिवीजन के रूप में। अंतिम मौर्य नरेश का नाम बृहद्रथ था। यस बच्चों, अंतिम मौर्य राजा जिसका नाम बृहद्रथ था, इसकी बात हम कर चुके हैं। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने विद्रोह करके बृहद्रथ की हत्या की और वह स्वयं राजा बन बैठा। पार्ट 1 में हमने बच्चों इसे पढ़ लिया है। पार्ट 1 में हमने और देखा था बच्चों, ये थोड़ा सा हम आपको याद दिलाएं, इंडो यूनानी ग्रीक यानी ग्रीक राजा की हमने बात की थी। इस बच्चों हमने बात की थी इस कालखंड में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर प्रदेश में यूनानी राजाओं के छोटे छोटे राज्य थे। जिस बच्चों इंडो ग्रीक एम्पायर की हमने बात की, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यस, तो इस कालखंड में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर प्रदेश में यूनानी राजाओं के, ध्यान रखिए, यूनानी राजाओं के छोटे छोटे राज्य थे। इसकी चर्चा पार्ट 1 में हम कर चुके हैं। इस बच्चों हमने देखा था उन राजाओं को इंडो यूनानी राजा कहते थे, इसे हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। यस बच्चों, हमने कुषाण राजा की बात की थी। यस बच्चों, भारत में विभिन्न लोगों की टोलियां बाहर से निरंतर आती रही। बच्चों, हमने उसमें मध्य एशिया से कुषाण नामक यस टोलियां जो आई थी, और बच्चों हमने इसकी चर्चा की थी कुषाण एम्पायर के संदर्भ में। पार्ट 1 में भी हमने विस्तार से देखा हुआ है। थोड़ी सी चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। इस बच्चे हमने सम्राट कनिष्क की बात की थी, एम्परर कनिष्क की बात की थी। कनिष्क का सोने का सिक्का, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। सिक्के के दोनों पहलू स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कनिष्क नाम का साम्राज्य पश्चिम में काबुल से लेकर पूर्व में वाराणसी तक था, जिस कनिष्क की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। इस बच्चों इसे पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आपको आगे ले चल रहे हैं। जिस बच्चों हमने देखा था कनिष्क के सोने और तांबे के सिक्के, इस बच्चों इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आइए बच्चों, इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। और बच्चों, आज हम देखने वाले हैं मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य भाग 2 की, स्टेट्स आफ्टर द मौर्य एम्पायर पार्ट 2 की बात करेंगे। यस बच्चों, तो
तो गुप्त राजवंश की से शुरुआत करेंगे। द गुप्ता डायनेस्टी की बात सबसे पहले करेंगे। ईस्वी सन की 3री शताब्दी के अंत में उत्तर भारत में गुप्त राजवंश की सत्ता का उदय हुआ। राइट बच्चों, ध्यान रखिए, ईस्वी सन की 3री शताब्दी, यस बच्चों, यानी 3rd सेंचुरी की बात करें, 3री शताब्दी के अंत में उत्तर भारत में गुप्त राजवंश की सत्ता का उदय हुआ। और बच्चों स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, ईस्वी सन 4ठी शताब्दी से 6ठी शताब्दी। राइट, ध्यान रखिए, गुप्तों का साम्राज्य, यस बच्चों। तो स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, जिन बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं, ये गुप्तों का साम्राज्य है, जो स्क्रीन पर रेड बाउंड्री से आप देख रहे हैं। बच्चों ये मानचित्र कब का है? ईस्वी सन 4ठी शताब्दी, यस बच्चों, 4th सेंचुरी से 6 यानी 6ठी सेंचुरी तक, 6वीं शताब्दी तक का ये भारत का प्राचीन मानचित्र है। और इसमें अगर बात करें बच्चों गुप्तों का साम्राज्य, तो राइट ध्यान रखना है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं बच्चों, जिन बाउंड्री की हमने बात की, यहाँ ये गुप्तों का साम्राज्य है, जिसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो ईस्वी सन की 3री शताब्दी के अंत में उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य की सत्ता का उदय हुआ। लगभग 3 शताब्दियों तक गुप्त राजवंश सत्ता में था। यस बच्चों, ये आपको ध्यान रखा है, लगभग 3 शताब्दियों तक। बच्चों 1 शताब्दी में 100 वर्ष होता है, ध्यान रखिए। तो 3 शताब्दियों तक यानी लगभग 300 वर्षों तक गुप्त राजवंश सत्ता में था, ये आपको ध्यान रखना। गुप्त राजवंश के संस्थापक का नाम श्रीगुप्त था। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, पूछा जाता है इसकी गुप्त राजवंश का संस्थापक कौन था? तो आपको ध्यान रखना है कि गुप्त राजवंश का संस्थापक कौन था बच्चों? श्रीगुप्त। यस, ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। इस बच्चों हम बात करेंगे समुद्रगुप्त की बात करेंगे। बच्चों गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम के कार्यकाल में गुप्तों के राज्य विस्तार का प्रारंभ हुआ। उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने आसपास के राजाओं को पराजित करके इस विस्तार को और अधिक बढ़ाया। राइट, तो ध्यान रखना है बच्चों, गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम की बात हो रही है। तो ये गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम के कार्यकाल में गुप्तों के राज्य का विस्तार शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। और बच्चों उसके पुत्र, ये यानी चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त, राइट ध्यान रखिए बच्चों, समुद्रगुप्त, यस, चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें, यस, उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने आसपास के राजाओं को पराजित कर इस विस्तार को और अधिक बढ़ाया। राइट, तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर बच्चों हम बात करेंगे, आगे अभी बात करेंगे, इस गुजरात की बात करेंगे, मालवा की बात करेंगे, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। यस, तो बच्चों उसके कार्यकाल में गुप्त सत्ता असम से पंजाब तक फैली हुई थी। यस बच्चों, यहां पर हम समझ सकते हैं कि असम से लेकर के पंजाब तक, यस, असम से लेकर के पंजाब तक फैली हुई थी। यस, आगे इसको हम देखने वाले हैं। यस बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। यस बच्चों, उसके कार्यकाल में गुप्त सत्ता असम से पंजाब तक फैली हुई थी। यस बच्चों, अगर हम बात करें असम से पंजाब तक फैली हुई थी, उसने तमिलनाडु के कांची तक का पूर्व तटीय प्रदेश भी जीत लिया था। यस बच्चों, तमिलनाडु की अगर बात करें बच्चों, तमिलनाडु का, यस, तमिलनाडु के कांची तक का पूर्व तटीय प्रदेश जीता था। इसकी भी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। राइट, तो समुद्रगुप्त के इस विजयी अभियान से उसकी सत्ता की धाक सर्वत्र बढ़ गई थी। यस बच्चों, अगर समुद्रगुप्त को आप देखना चाहेंगे, यहां पर जो डार्क ब्लू से दिखाया गया है, ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ चंद्रगुप्त, राइट, ये ध्यान रखना है। और बच्चों ये जो आप देख सकते हैं लाइट बैगनी कलर, ये समुद्रगुप्त को आप देख पा रहे हैं। राइट, समुद्रगुप्त के कॉन्क्वेस्ट की बात करें। और बच्चों ये आप जो देख पा रहे हैं, ये हिस्सा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय यहां पर दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो समुद्रगुप्त के इस विजयी अभियान से उसकी सत्ता की धाक सर्वत्र बढ़ गई। राइट, हम बात कर रहे हैं समुद्रगुप्त की। परिणाम क्या हुआ बच्चों? परिणाम पश्चिमोत्तर राजाओं और श्रीलंका के राजाओं ने भी उसके साथ मित्रता की संधि कर ली।
इस बच्चों अगर पश्चिमोत्तर की बात करें यानी इसकी हम बात करें तो पश्चिमोत्तर के राजाओं की बात करें या बच्चों श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के राजाओं ने भी इस उसके साथ मित्रता कर ली। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। बच्चों प्रयाग के स्तंभलेख में समुद्रगुप्त का पराक्रम तथा उसके द्वारा पाई गई विजयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, जब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के जिस बच्चों इस उनके पराक्रम की बात करते हैं तो स्क्रीन पर ये जो आप देख पा रहे हैं स्तंभलेख देख पा रहे हैं बच्चों, इस स्तंभलेख में समुद्रगुप्त के पराक्रम तथा इस उनके द्वारा जो पाई गई विजय थी बच्चों उसका विस्तृत वर्णन इस स्तंभ पर मिलता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों जो है यहाँ पर इस तत्कालीन लिपियों की बात करें उस लिपियों में लिखा हुआ है। क्या लिखा है बच्चों? समुद्रगुप्त का पराक्रम तथा उनके द्वारा पाई गई विजयों का वर्णन जो है विस्तृत वर्णन इस जो है कि इस स्तंभ लेख में वर्णित है, लिखा हुआ है। बच्चों यह लेख प्रयाग प्रशस्ति के रूप में विख्यात है। ध्यान याद रखिए कि जब हम बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति की तो ये प्रयाग प्रशस्ति है, इसे आपको ध्यान रखना है। प्रयाग प्रशस्ति में क्या है? समुद्रगुप्त का पराक्रम तथा उनके द्वारा प्राप्त की गई विजयों का विस्तृत विवरण यहां पर मिल जाएगा आपको। किसमें बच्चों? प्रयाग प्रशस्ति में। और बच्चों इसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। राइट, ध्यान रखिए इसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है यस कि इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति में यस क्या वर्णित है, तो आप क्या बताएंगे बच्चों? समुद्रगुप्त का पराक्रम तथा उनके द्वारा प्राप्त की गई विजयों का विस्तृत वर्णन यस इस प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति में देखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसे आपको ध्यान रखना। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। बच्चों सिमुद्रगुप्त वीणा वादन में प्रवीण था। समुद्रगुप्त ने विभिन्न प्रतिमाओं वाले सिक्के ढाले थे। इस बच्चों समुद्रगुप्त का सोने का सिक्का दोनों पहलू। तो बच्चों स्वर्ण धातु आप समझ सकते हैं कितनी कीमती होती है, लेकिन बच्चों समुद्रगुप्त का सोने का सिक्का जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये दोनों पहलू यानी एक ओर का ये चित्र दूसरी ओर का ये आप देख सकते हैं। इस बच्चों तो समुद्रगुप्त वीणा वादन में प्रवीण था। समुद्रगुप्त ने विभिन्न प्रतिमाओं वाले सिक्के ढाले थे। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। उनमें एक सिक्का ऐसा है जिसमें वह स्वयं वीणा बजाते हुए दिखाई देता है। राइट बच्चों, तो एक ऐसा भी सिक्का जिसमें समुद्रगुप्त स्वतः वीणा बजाते हुए दिखाई देता है, उस पर समुद्रगुप्त शब्द अंकित है। इस बच्चों तो समुद्रगुप्त स्वतः वीणा बजाते हुए यस उस जो है कि उस पर दिखाई देता है तथा समुद्रगुप्त उस पर अंकित है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त दूसरा अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त सेकंड की बात करेंगे। तो बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का बेटा था। उसने गुप्त साम्राज्य को पश्चिमोत्तर में आगे बढ़ाया। राइट, तो ध्यान रखना है बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय ये समुद्रगुप्त का बेटा था। उसने गुप्त साम्राज्य को पश्चिमोत्तर में आगे बढ़ाया। राइट, पश्चिमोत्तर की हम बात कर रहे हैं। जिस पश्चिमोत्तर की बात कर रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है। यस बच्चों उसने मालवा की अगर बात करें यस तो पश्चिमोत्तर में आगे बच्चों तो मालवा यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये सब मालवा देख सकते हैं। इसके बाद गुजरात का ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। गुजरात की बात करें मालवा आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों उसने मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र, तो बच्चों सौराष्ट्र की बात करें तो यहाँ सौराष्ट्र भी आप देख सकते हैं। यस, तो इस तरह से उसने मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र को जीत लिया। तो बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का बेटा था। उसने गुप्त साम्राज्य को पश्चिमोत्तर में आगे बढ़ाया है। अभी आपने सुना कि उसने मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र जीत लिए। आइए बच्चों और आगे बढ़ेंगे।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से कराया। राइट बच्चों, ध्यान रखिए, यहां हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश, तो ध्यान रखिए बच्चों, अगर वाकाटक वंश की बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं वाकाटक, तो ये वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से कराया। यह आपको ध्यान रखना है बच्चों। इस तरह दक्षिण की बलशाली वाकाटक सत्ता के साथ संबंध बना रही है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की, यस बच्चों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से कराया, और इस तरह से बच्चों दक्षिण की बलशाली जो वाकाटक सत्ता की बात करें उसके साथ संबंध बना लिए। ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के निकट महरौली में एक लौह स्तंभ है। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जिस लौह स्तंभ की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली के निकट यह महरौली, दिल्ली के निकट महरौली में एक लौह स्तंभ है। और बच्चों यह लौह स्तंभ 1500 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। और बच्चों इसकी अगर बात करें फिर भी उसमें जंग नहीं लगा है। तो बच्चों आपको अवसर मिलेगा जब कभी भी आप दिल्ली जाएंगे तो बच्चों ये इस स्तंभ को आप देख सकते हैं। यस बच्चों, हमें तो अवसर मिला है, हमने देखा हुआ है। तो जब भी बच्चों आप दिल्ली जाएंगे तो आप देख सकते हैं, या कुछ विद्यार्थी हो सकता है आप में से देखे होंगे। यस, तो जब कभी आप दिल्ली जाते हैं तो अपने यस अगर अभिभावकों के साथ जाते हैं, मम्मी पापा या किसी रिश्तेदार के साथ जब कभी आप जाते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो बच्चों आप जरूर इसको देखिए। यस, तो यह लौह स्तंभ बच्चों लगभग 1500 वर्षों से भी अधिक पुराना है। लेकिन आप सोचिए बच्चों कि यह लोहे का स्तंभ है और 1500 बच्चों 1500 इससे भी अधिक साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी इसमें जंग नहीं लगा, यानी मोर्चा जो रस्ट किसे कहते हैं, यस, जिसे वो जरा भी नहीं लगा। तो आप सोचिए बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। यह लौह स्तंभ प्राचीन भारतीयों द्वारा तकनीक में की गई उन्नति का एक प्रतीक है। राइट, तो इसे भी हम समझ सकते हैं, जो ये स्तंभ है बच्चों, यह लौह स्तंभ प्राचीन भारतीयों द्वारा तकनीक में की गई उन्नति का एक प्रतीक है। इसे आप इस रूप में समझ सकते हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। यस बच्चों, इस लौह स्तंभ पर अंकित लेख में चंद्र नामक राजा के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि यह लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के कालखंड का है। राइट, तो यह भी आपको ध्यान रखना कि बच्चों यह जो लौह स्तंभ है उस पे चंद्र, ये जो चंद्र नामक राजा के उल्लेख के आधार पर ऐसा माना जाता है कि यह लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के कालखंड का है। परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लें। चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में बौद्ध भिक्षु फाहियान चीन से भारत में आया। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, बात करें जब फाहियान की बात करें, राइट, तो बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में यह बौद्ध भिक्षु फाहियान चीन से भारत में आया था। ये आपको ध्यान रखना है। उसने अपनी भारत यात्रा का वर्णन लिखा है, उसमें गुप्त साम्राज्य की उत्तम राज्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। यस बच्चों, तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि फाहियान ने, जो कि चीन से आया था, और बच्चों उसने इस गुप्त साम्राज्य की उत्तम राज्य प्रशासन की जानकारी यस उसमें लिखी हुई है। अपनी भारत यात्रा का वर्णन जो किया है उसमें गुप्त साम्राज्य की उत्तम राज्य प्रशासन की जानकारी उन्होंने लिखी है। यस, यानी हम बात कर रहे हैं फाहियान की, तो फाहियान ने लिखी है। तो बच्चों इस तरह से चीनी यात्री के रूप में, चीनी ये ट्रेवलर के रूप में उसने भारत यात्रा की थी, और वो समय था गुप्त साम्राज्य का। यस, तो उसने गुप्त साम्राज्य के उत्तम राज्य प्रशासन की जानकारी वहां पे लिखी हुई है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो आइए बच्चों, इस पार्ट 2 की हम बात कर रहे थे। तो बच्चों आज हमने सीखा, इस अगर हम बात कर रहे हैं तो आज हमने गुप्त राजवंश के बारे में अध्ययन किया। इस बच्चों अगली बार यानी पार्ट 3 में जब हम आएंगे बच्चों, तो हम वर्धन राजवंश और पूर्वोत्तर भारत की राज सत्ताओं के बारे में
विस्तार से सीखेंगे पार्ट 3 में, यानी तीसरे भाग में। तो चलिए बच्चों, दूसरा भाग हमने पढ़ लिया है, तो आइए अभ्यास कर लेते हैं। ध्यान से देखिए। जिस बच्चों ध्यान से देखिए, कथन दिया हुआ है, कथन सत्य है या असत्य पहचानना है। यदि कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो ईस्वी सन की 3री शताब्दी के अंत में उत्तर भारत में गुप्त राजवंश की सत्ता का उदय हुआ। तो बच्चों, क्या ये कथन सत्य है? इसकी चर्चा हमने की थी। तो बच्चों, आपको याद आ रहा होगा, इस ईस्वी सन की 3री शताब्दी के अंत में उत्तर भारत में गुप्त राजवंश की सत्ता का उदय हुआ। तो यस बच्चों, बताइए क्या ये कथन सत्य है? मुझे लगता है आपको याद आ रहा होगा। यस बच्चों, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है। तो चलिए बच्चों, समुद्रगुप्त के कार्यकाल में बौद्ध भिक्षु फाहियान चीन से भारत में आया था। याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी। समुद्रगुप्त के कार्यकाल में बौद्ध भिक्षु फाहियान चीन से भारत में आया था। तो बच्चों याद कीजिए, क्या यह कथन सत्य है? यहाँ पर लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त के कार्यकाल में बौद्ध भिक्षु जो फाहियान आया था, चीन यात्री जो फाहियान आया था, तो क्या वो समुद्रगुप्त के कार्यकाल में आया था? यहाँ पर लिखा हुआ, तो क्या ये कथन सत्य है? तो बच्चों जल्दी से आपने सोच लिया होगा। यस, तो आपके दिमाग में आ गया होगा, तो आपने टैली भी कर लिया होगा। तो चलिए अपना उत्तर मिलाइए, क्या ये कथन सत्य है? यस बच्चों, तो आपने समझ लिया होगा कि ये कथन तो असत्य है। तो बच्चों, अगर कथन असत्य है तो इसे सत्य करके लिखना है। जिस तरह की सूचना ऊपर दी गई है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, ये बताना है। तो अगर कथन असत्य आपने बता दिया तो उसे सत्य करके लिखना है। तो अब आपको बताना है बच्चों कि ये समुद्रगुप्त नहीं तो बल्कि किसके कार्यकाल में बौद्ध भिक्षु यानी जो फाहियान आया था वो किसके कार्यकाल में आया था। बच्चों आपने वो भी समझ लिया होगा, क्योंकि इसकी चर्चा हमने विस्तार से की थी। यस, तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। आपने करेक्शन भी कर लिया होगा यहाँ, यानी सत्य कर लिया होगा। तो सत्य कथन क्या होगा बच्चों? ये देखिए, सत्य कथन यहाँ लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बच्चों यहाँ पे समुद्रगुप्त के कार्यकाल में नहीं, जो फाहियान चीन से भारत में आया था वो समुद्रगुप्त के कार्यकाल में नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था। तो इस तरह से कथन को सत्य करके आपको लिखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में बौद्ध भिक्षु फाहियान चीन से भारत में आया था। इस तरह से असत्य कथन को सत्य कथन करके आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में बौद्ध भिक्षु फाहियान चीन से भारत में आया था। इस तरह से असत्य कथन को सत्य करके लिख देना। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखें। तो बच्चों निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से कराया। तो क्या यह कथन सत्य है? याद कीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से कराया। क्या यह कथन सत्य है? याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी। तो चलिए आपको याद आ गया होगा, यह कथन सत्य है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कथन देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। दिल्ली के निकट महरौली का लौह स्तंभ 1500 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है, फिर भी उसमें जंग नहीं लगा है। याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी। आपको पॉइंटर की मदद से हम बताएं। यस, दिल्ली के निकट महरौली की बात हमने की थी। और बच्चों ये लौह स्तंभ 1500 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है, फिर भी उसमें जंग नहीं लगा है। तो क्या ये कथन सत्य है? इसकी चर्चा हमने की थी। याद कीजिए। तो मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा कि यह कथन सत्य है या असत्य। तो चलिए, आपने उत्तर दे दिया होगा तो आप उत्तर अपना टैली कीजिए। यस बच्चों, यह कथन बिल्कुल सत्य है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ लेते हैं। यस बच्चों,
तो चलिए अंतिम कथन देखिए। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का बेटा था। तो क्या बच्चों ये कथन सत्य है? चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का बेटा था। याद कीजिए बच्चों, यहां पर कहा जा रहा है, याद कीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का बेटा था। तो क्या ये कथन सत्य है? मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का बेटा था। यस बच्चों, तो इस तरह से बच्चों पार्ट 2 की अगर बात की, हमने गुप्त राजवंश की बात की। यस बच्चों, हमने समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अध्ययन किया। यस बच्चों, अगले पार्ट की अगर बात करें, तीसरे पार्ट में हम वर्धन राजवंश और पूर्वोत्तर भारत की राज सत्ताओं के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं, भाग 3 में। ओके बच्चों, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं बच्चों यहां तक आपने पाठ को समझ लिया है। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।